अब हम जिस ट्रांजिस्टर की तरफ आ रहे हैं वो ट्रांजिस्टर है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मींस, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को यही बात बताई है कि आपके पास जब भी आप बात कर रहे होंगे ट्रांजिस्टर की, इसका मतलब है कि वही दोनों मेजर एप्लीकेशंस, जिनमें से एक एप्लीकेशन है आपके पास स्विचिंग, कि आप स्विचिंग करवा रहे हैं, और दूसरी मेजर एप्लीकेशन है कि आप एम्पलीफिकेशन अचीव कर रहे हैं। लेकिन इन ट्रांजिस्टर्स में और उन ट्रांजिस्टर्स में फिर डिफरेंस क्या होगा कि ये भी स्विचिंग कर रहा है, ये भी एम्पलीफिकेशन कर रहा है, लेकिन जो आपने बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को पढ़ा है वो एक करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। करंट सोर्स का क्या मतलब है कि आप एक आईसी करंट था जिसे आप कंट्रोल कर रहे थे यूजिंग आईबी, जो भी आपके पास बेस करंट, ठीक है। तो जो भी आपके पास बेस करंट है उसको देखते हुए आप कंट्रोल कर रहे थे आपके पास जो वो है जो करंट आईसी करंट को आपने कंट्रोल करना था। अब हमारे पास ट्रांजिस्टर्स में जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, इसमें चेंज क्या है कि इसमें चेंज करंट सोर्स के लिहाज से नहीं है। इसमें भी फाइनली हम करंट सोर्स को ही देख रहे होंगे, ये करंट सोर्स होगी, लेकिन करंट को कंट्रोल किया जाएगा यूजिंग अ वोल्टेज सोर्स। ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक है, तो ड्रेन करंट को कंट्रोल किया जा रहा होगा। ड्रेन सेम वैसा ही टर्मिनल है, क्योंकि ये भी ट्रांजिस्टर है, इसके भी 3 टर्मिनल्स होंगे। ठीक है, जो 3 टर्मिनल्स में से फर्स्ट टर्मिनल आपके पास, जिसे आप बेस कहते थे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में, यहाँ पे वो उसे कहा जाएगा गेट। ठीक है, जो जो दूसरा टर्मिनल है जिसे आप नॉर्मली इमिटर कहते थे, उसे हम यहाँ पर सोर्स कह रहे हो। और थर्ड टर्मिनल जो हमारे पास, जिसे आप ड्रे कलेक्टर कहते थे, मीन जहाँ पर आप कलेक्ट कर रहे थे करंट को, यहाँ पर वो हमारे पास ड्रेन होगा। तो ये बताने का इसलिए मकसद है कि 3 टर्मिनल ट्रांजिस्टर, ये भी एक 3 टर्मिनल डिवाइस है, लेकिन डिफरेंस ये है कि अब क्योंकि ड्रेन इज समवेयर इक्विवेलेंट टू कलेक्टर, तो हमारे पास जो ड्रेन करंट है वो से आप कंट्रोल कर रहे होंगे एक वोल्टेज सोर्स से, जो कि गेट टू सोर्स वोल्टेज होगी। ठीक है, वीजीएस के जरिए से आप आईडी को करंट कंट्रोल कर रहे होगे। इसी से ये डेफिनेशन निकलती है कि वोल्टेज एक फील्ड है, ठीक है, एक पोटेंशियल है जिसके जरिए से, जिसके जिसके इफेक्ट की वजह से ट्रांजिस्टर की चीज़ों को देखा जाएगा। वो क्या चीज़ें होंगी? वो यही होगी कि आपके पास ट्रांजिस्टर में अगर मैं बहुत सिंपल आपको एक चीज़ बता दूं कि ट्रांजिस्टर में हम स्टडी क्या करते हैं कि अगर हमारे पास एक टर्मिनल है ड्रेन, दूसरा टर्मिनल है हमारे पास सोर्स, तो गेट के ज़रिए से, जो आपके पास गेट टर्मिनल है, तो ट्रांजिस्टर में हमें दो चीज़ें ही करनी होती हैं कि आया तो, या तो इन दोनों के दरम्यान से स्विचिंग ब्रेक हो जाए, तो पहले से अगर कोई फील्ड मौजूद होगी तो हमें गेट और सोर्स इन दोनों को यूज करते हुए ऐसा वोल्टेज प्रोवाइड करना होगा कि हमारे पास उस वोल्टेज की वजह से इन दोनों के दरमियान अगर कोई फील्ड पहले से मौजूद है तो वो ब्रेक हो जाए। क्योंकि ट्रांजिस्टर में हम यही काम करते हैं कि आइदर हम स्विचिंग को अलाउ कर रहे होते हैं या हम ब्रेक कर रहे होते हैं, और उसी को फर्दर हम फिर यूज करते हैं एम्पलीफिकेशन के लिए भी और फिर स्विचिंग के लिए भी, जो कि हमें डीसी लोड लाइन और उन चीज़ों से नजर आता है। तो दूसरा काम ये हो सकता है कि पहले से फील्ड मौजूद ही नहीं है, आप गेट टू सोर्स वोल्टेज ऐसे प्रोवाइड करो कि इनके इनके दरमियान में एक चैनल डेवलप हो जाए, चैनल या फील्ड आप उसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चैनल है, जब डेवलप हो जाएगा, डेवलप होने का मतलब है कि ये ड्रेन और सोर्स को शॉर्ट कर देगा। ड्रेन और सोर्स के शॉर्ट होने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास जो करंट की डायरेक्शन है, जो पाथ है, उसे पाथ मिल जाएगा। अगर आप एक कन्वेंशनल करंट की बात करें तो आपके पास सोर्स से, सॉरी, इलेक्ट्रॉन करंट की बात करें तो सोर्स से ड्रेन की तरफ आपके पास करंट की डायरेक्शन जा रही होगी। ठीक है, तो फाइनली आपको ड्रेन की तरफ करंट मिल जाएगा, जो कि किसकी वजह से होगा? गेट टू सोर्स के फील्ड के इफेक्ट की वजह से ये एक चैनल या एक फील्ड डेवलप होगी। नॉर्मली हम इसे चैनल कहेंगे। ये चैनल कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, एक कॉपर की वायर की तरह समझ सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कॉपर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको भी पता है कि कंडक्टर में बहुत स्मॉल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उनके कंडक्शन को अलाउ करने के लिए। तो हम इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को इस तरह से अरेंज करते हैं कि आपके पास एक सोर्स से लेकर ड्रेन तक ये तमाम इलेक्ट्रॉन्स की एक लेयर, एक फील्ड, एक चैनल दोनों के दरम्यान में बन जाता है, जिनकी वजह से आपको कंडक्शन करवाना आसान हो जाती है। ठीक है, तो क्योंकि लेयर बन जाएगी तो फिर यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो आगे इनको रिपेल कर रहा होगा, और रिपल्जन की प्रोसेस से ड्रेन की तरफ आपको ये इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होंगे। तो जितनी ज़्यादा रिपल्जन हो रही होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपको आगे की तरफ मिल रहे होंगे। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, या इसे हम एफईटी कहते हैं,
तो एब्रीवेशन वैसे ही याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इस नाम से ही आपको बहुत सारी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कि एक ट्रांजिस्टर है जिसने दो काम करने हैं, स्विचिंग एंड एम्पलीफिकेशन, लेकिन उसमें फील्ड अफेक्ट की जाएगी, फील्ड अफेक्ट हो रही होगी, आइदर चैनल मौजूद होगा ये तो उसे ब्रेक किया जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर उसे जनरेट किया जाएगा और उसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें देखनी होंगी कि हमारे पास कौन कौन सी फील्ड मौजूद है या नहीं मौजूद है। इसीलिए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के लिहाज से डिफरेंट आपको ट्रांजिस्टर नजर आएंगे, जिनमें से बिल्कुल फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगा जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ तक अगर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के लिहाज से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना मैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे शिफ्ट होता हूँ। ओके, तो सबसे पहला हमारे पास ट्रांजिस्टर है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको जो मैंने अभी पहले जिक्र किया है उसी तरह से एक कंपैरिजन शो किया गया है कि किस तरह से बाइपोलर जंक्शन एक करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स है, मींस आईबी के जरिए से आप करंट कंट्रोल कर रहे हो आईसी को, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में आप आईडी करंट मींस ड्रेन करंट को कंट्रोल कर रहे होंगे, किसके जरिए से, एक वोल्टेज के जरिए से, और वोल्टेज का नाम क्या होगा, वीजीएस। इसका मतलब है कि ऑलवेज अब आईडी डिपेंडेंट होगी गेट टू सोर्स वोल्टेज पर। ठीक है, तो हमारे पास जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर नेम से इसे निकला है कि हमारे पास हमें जंक्शन का, जंक्शन के, जंक्शन तो पता है आप लोगों को, जंक्शन क्या चीज है, किसी को पता है? अली, पता है। साद, यूनुस जी, पता है अली? नो, बता दे सर, नहीं पता है। जंक्शन नहीं पता आप लोगों को? सर जब दो कोई रीजन्स आपस में जिनको हम साथ रखते हैं तो कंबाइन करते हैं तो एक जंक्शन क्रिएट होता है जिसमें चार्जेस एक्सचेंज होते हैं इनिशियली और फिर वो एक एक्सेलेंट, बैरियर। एक्सेलेंट। हम अगर बहुत ज़्यादा सिंपल जंक्शन की तरफ जाएं तो हमने एक जंक्शन पढ़ा है जिसे हम पीएन जंक्शन कहते हैं, जो कि हमने डायोड में स्टडी किया। पीएन जंक्शन डायोड हमारे पास क्या है कि उसमें हमें दो चीज़ें समझ में आई हैं। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसके नाम से फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आपको पिछली स्लाइड में समझा चुका हूँ कि आपके पास एक ट्रांजिस्टर है जिसमें हमें फील्ड को अफेक्ट करना होगा। कौन सी फील्ड? फील्ड एक चैनल है जो कि ड्रेन और सोर्स के बिटवीन है। तो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में ये चैनल पहले से डेवलप्ड है, तो इस चैनल को हमें ब्रेक नहीं करना होगा। ठीक है, तो पहले से कंडक्शन हो रही है, ड्रेन करंट पास हो रहे हैं, तो हमें फाइनली इसे ख़त्म करना होगा, ब्रेक करना होगा। तो इसको कट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक जंक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, उस जंक्शन का कैसे सहारा लेना पड़ेगा, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि डायोड में हमारे पास, हमें पता है कि जब हम पी और एन टाइप मटीरियल्स को दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक डायोड फॉर्म होता है और वहाँ पर एक पी एन जंक्शन बन जाती है। पी एन जंक्शन के साथ ही एक लेयर बन जाती है, उस लेयर का नाम है डिप्लीशन लेयर, ऐसे ही। तो अब डिप्लीशन लेयर में दो चीजें हैं कि अगर आपने फॉरवर्ड बायस कर दिया, मीन्स आपने पी को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, एन को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिए, तो ये डिप्लीशन लेयर और भी नैरो हो जाती है, ऐसे ही। तो नैरो होने का मतलब है और भी कंडक्शन फास्ट हो जाएगी। तो जंक्शन में इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर हम फॉरवर्ड बायस करेंगे तो जंक्शन तो और भी नैरो हो जाएगी और कंडक्शन और भी अच्छी तरह से होने लग जाएगी सोर्स से ड्रेन की तरफ जो पहले से मौजूद है। जबकि हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद ये है कि हमें इस चैनल को ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने का दूसरा रास्ता ये है कि आप पी टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करें और एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट करें। तो जब आप रिवर्स बायस कर देंगे, रिवर्स बायस करने से होगा क्या कि आपके पास ये जो डिप्लीशन लेयर है जो कि पहले यहाँ पर थी, ये अब वाइड हो जाएगी। ये तो सबको पता है कि रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर वाइड हो जाती है। यस सर। हाँ, तो हम जब डिप्लीशन लेयर को वाइड कर देंगे तो अब वो ये वाइड होना किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, ये इस वोल्टेज की पोलैरिटीज और इनकी सोर्सेज की वैल्यूज पर डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर 0.7 वोल्टेज होगा तब तो ये डिप्लीशन लेयर यहाँ पर कहीं पर आ रही होगी, आप 0.8 में होगे तो ये कोई यहाँ पर तक पहुंच जाएगी, फिर आप इसको फर्दर बढ़ा रहे होगे तो ये यहाँ तक पहुंच जाएगी,
फिर आप इसे फर्दर बढ़ाओगे तो ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फाइनली ये इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये आपके पास इन दो टर्मिनल्स के दरमियान इस पाथ को ब्रेक कर देगी, इस कंडक्शन को स्टॉप कर देगी। तो आपके पास यही कंडक्शन हम यहाँ पर ड्रेन और सोर्स के दरमियान में स्टॉप करवा रहे होंगे इस जंक्शन की वजह से, जो कि रिवर्स बायसिंग की वजह से डिप्लीशन लेयर वाइडर हो रहा होगा, इतना वाइडर हो जाएगा कि वो दोनों आपस में ब्रेक हो जाए। ठीक है, थोड़ी सी नेक्स्ट स्लाइड में आपको और भी शायद इमेज इसका क्लियर हो जाए। तो हमारे पास इसीलिए इसको कहा जाता है, आपके पास एक यूनिपोलर डिवाइस है। इसमें भी जैसे बीजेटी में एनपीएन ट्रांजिस्टर था और पीएनपी ट्रांजिस्टर थे, इसमें भी आपको दो ट्रांजिस्टर्स मिलेंगे, एक होगा आपके पास एन चैनल और दूसरा होगा आपके पास पी चैनल। ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स बता चुका हूँ। क्यों वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है? क्योंकि हम वोल्टेज के ज़रिए से, अब देखें आप दो पोलैरिटीज़ और इनकी वोल्टेज की वैल्यूज़ के लिहाज से आप जंक्शन को रिवर्स बायस में बढ़ा रहे होंगे, डिप्लीशन रीजन को बढ़ा रहे होंगे, जिसकी वजह से करंट कम हो रहा होगा। तो फाइनली आप आईडी करंट को कंट्रोल कर रहे होंगे इस वोल्टेज की वजह से। ठीक है, तो इन वोल्टेज की वजह से आप करंट को कंट्रोल कर लें, इसलिए वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है। दूसरा, ये लाइन भी समझ में आ जानी चाहिए, ऑपरेट्स विद रिवर्स बायस गेट टू सोर्स पीएन जंक्शन। ये क्या बात हो रही है? यही बात हो रही है कि गेट टू सोर्स, अभी जो ये दो चीजें मैंने पीएन जंक्शन बताई थी, ये असल में गेट और सोर्स ही बताया है कि गेट और सोर्स को हमने रिवर्स बायस में इस तरह से कनेक्ट करना है कि आपके पास जो जंक्शन है वो वाइड होती जाए, डिप्लीशन लेयर वाइड होती जाए, और फाइनली ड्रेन और सोर्स के दरमियान जो चैनल अगर मौजूद है तो वो ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो फाइनली हमें इस चैनल को यहाँ से ब्रेक करना होगा, आईडी को कम करना। तो हमें यूज़ क्या करना होगा? हमेशा गेट टू सोर्स वोल्टेज, VGS मींस वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स। तो गेट टू सोर्स वोल्टेज कहा जाता है इसे। तो गेट टू सोर्स वोल्टेज को हमें रिवर्स बायस करेंगे, जिसकी वजह से होगा। तो हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज हो सकती हैं, एन चैनल्स एंड पी चैनल्स। ठीक है, लास्ट स्लाइड तक कोई इशू तो नहीं था आप लोगों को? सर हम इसको रिवर्स बायस क्लियरली? इसलिए कर रहे हैं कि सर रिवर्स बायस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो कंडक्शन हो रही है वो खत्म हो जाए। जी, हम असल में ट्रांजिस्टर में करते क्या है, हमारे पास बाइपोलर जंक्शन में पहले कंडक्शन नहीं हो रही होती थी, जिसकी वजह से हम बेस इमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते थे और बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करते थे, ताकि इमिटर से कलेक्टर की तरफ करंट पास हो सके। ऐसा ही था ना, कि हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को मूव करते थे कि ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेक्स्ट में मूव हो जाए, और ये फाइनली हमारे पास बेस तक पहुंचे, और फिर कलेक्टर में क्योंकि रिवर्स बायस होता था, तो रिवर्स बायस होने से वो उसे अट्रैक्ट कर लेता था और ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव हो जाती थी। ठीक है, तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर जाता था। तो उसमें बीजीटी में क्या था कि पहले कंडक्शन नहीं हो रही होती थी और आप इस प्रोसेस के जरिए से, इन बाइसिंग के जरिए से करंट को अलाउ कर रहे होते थे। अब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में हमारे पास क्या हो रहा होगा? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में हमारे पास क्या हो रहा होगा कि पहले से चैनल मौजूद है, पहले से कंडक्शन हो रही होगी, और अब हम क्या करेंगे? उसे ब्रेक करेंगे। थोड़ा सा ऑपोजिट प्रोसेस है, इसीलिए हमें रिवर्स बायस करना पड़ेगा। अब समझने की बात यह है कि ट्रांजिस्टर में दो ऑपरेशंस चाहिए, कि या तो कंडक्शन हो रही हो उससे ब्रेक करना है, या कंडक्शन नहीं हो रही तो उसे जनरेट करना है। ठीक है, तो बीजीटी में कंडक्शन नहीं हो रही होती थी, हम इसे जनरेट करते थे, और एफईटी में कंडक्शन हो रही होगी और उसे हम ब्रेक कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं है तो फिर आप मुझे बताइएगा, हम इसे दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स हैं, जिसमें एक एन चैनल है और एक पी चैनल है। एन चैनल एन टाइप मटेरियल है। एन टाइप मटेरियल में क्या होता है, अली बता सकते हैं, या फैजान इलाही आप बता सकते हैं, एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से होते हैं? सर इलेक्ट्रॉन्स। इंटैक्ट में इलेक्ट्रॉन्स। एक्सीलेंट। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको स्टडी करने की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। एन चैनल का मतलब है कि इस पूरी फील्ड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। ठीक है, और क्योंकि इसमें जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पे गेट पर एक टर्मिनल मौजूद है जिसे पी सबस्ट्रेट कहा गया है। पी टाइप में क्या होगा, आपके पास मेजोरिटी में होल्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो जंक्शन, इसीलिए इसे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो एन चैनल है और ये पी टाइप है, इन दोनों के दरम्यान में ये जंक्शन है, ये जो मैंने बाउंड्री अभी बनाई है, और दूसरी तरफ से ये बाउंड्री। ठीक है, तो क्योंकि एन चैनल में पहले से इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो जैसे ही आप ड्रेन पर लेट्स सपोज पॉजिटिव प्रोवाइड करते हो और यहाँ
पर आप सोर्स पर नेगेटिव प्रोवाइड करते हो तो उससे होगा क्या, नेगेटिव इनको रिपेल कर रहे होंगे और रिपल्जन की वजह से ये तमाम के तमाम इस इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन की तरफ पास हो रहे होंगे, जो मैंने पहले बात की थी। देखिए हमने गेट टू सोर्स पर कोई बाइसिंग नहीं की है, लेकिन फिर भी आपने जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव को कलेक्ट किया है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्शन स्टार्ट हो गई। ठीक है, क्यों स्टार्ट हो गई, क्योंकि एन टाइप मटेरियल, एन चैनल कनेक्टेड है ड्रेन और सोर्स के दरमियान में, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, कंडक्शन बड़ी आसानी से हो रही है। अब हमें करना क्या होगा, हमें गेट टू सोर्स वोल्टेजेस ऐसे करने होंगे कि इन्हें हम ब्रेक करें। अब एक और चीज़ भी है, यहाँ यहाँ पर जो आपने ड्रेन और सोर्स के दरमियान वोल्टेज प्रोवाइड किए, इसे कहा जाता है VDS, वोल्टेज बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। ठीक है, वोल्टेज बिटवीन ड्रेन और सोर्स, इसको अगर आप फर्दर ड्रेन और सोर्स को और बढ़ा देंगे तो ये नेगेटिव की पोलैरिटी और बढ़ जाएगी, ये पॉजिटिव की पोलैरिटी और बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मजीद इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहे होंगे। तो VDS को बढ़ाने से आपको ID और भी मजीद मिल रहा होगा, लेकिन कम नहीं हो रहा होगा। हमारा काम ये है कि क्योंकि ID करंट इंक्रीज होता जा रहा है, वो कभी भी जीरो पर नहीं आ रहा है या कंडक्शन स्टॉप नहीं हो रही, तो अब हम इसे स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। अब वो कैसे होगा, हम गेट पर, हमने क्या कहा था कि ये रिवर्स बाइसिंग में ऑपरेट होगा, तो गेट पर कनेक्ट हो जाएगा, P टाइप है गेट पर, तो यहाँ पर पोलैरिटी कौन सी कनेक्ट हो जाएगी, नेगेटिव। एन चैनल कनेक्टेड है सोर्स के साथ, तो यहाँ पर क्या कनेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस वोल्टेज को क्या नाम दिया गया, वोल्टेज बिटवीन गेट टू सोर्स। ठीक है, अब होगा क्या, क्योंकि जब आपने नेगेटिव को P से कनेक्ट किया है और पॉजिटिव को N से कनेक्ट किया है, तो अब मैं एक ग्रीन कलर से आपको शो करने लगा हूँ कि जो आपके ग्रीन से कर या ब्लू से कर लेते। तो अब होगा क्या, क्योंकि आपने रिवर्स बाइस कर दिया, तो अब डिप्लीशन लेयर जो पहले बहुत ज्यादा नैरो थी वो अब थोड़ी सी वाइड हो जाएगी, और इसी तरह से दूसरी तरफ से भी वाइड हो जाएगी। तो उसकी वजह से होगा क्या, क्योंकि आपने रिवर्स बाइस किया है, डिप्लीशन लेयर वाइड हो गई है, तो उसकी वजह से अब इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से पास हो रहे थे, उनको जो पाथ मिल रहा होगा वो थोड़ा सा नैरो हो गया होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने गुजरना है उनके लिए सिर्फ ये एक पाथ रह गया जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गुजर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पाथ मौजूद है, ID करंट कुछ कम जरूर हुआ है लेकिन जीरो नहीं हुआ। तो जीरो करने के लिए आपको फर्दर क्या करना पड़ेगा, आपको फर्दर यही करना पड़ेगा कि आप अपने जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है उसे मजीद बढ़ाएंगे। जब आप उसे मजीद बढ़ाएंगे तो डिप्लीशन रीजन में, P जंक्शन में डिप्लीशन लेयर और ज़्यादा वाइड हो रही होगी। तो और ज़्यादा वाइड होने की वजह से होगा क्या कि क्योंकि दोनों तरफ P सबस्ट्रेट्स हैं और N जंक्शन मौजूद है, तो इनकी वजह से अब ये देख रहे हैं, ये एक पॉइंट है जहाँ पर दोनों मिल चुके हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कंप्लीट लेयर आ चुकी है, जो किस कौन सी लेयर है, जो कि डिप्लीशन लेयर है। डिप्लीशन लेयर ऑलवेज ओपोज करती है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को, ये आपने डायोड में भी पढ़ लिया है और आपने वहाँ पे भी स्टडी कर लिया है, ट्रांजिस्टर में भी स्टडी कर लिया। अब जब आपके इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्शन हो रही होगी, तो वो जो कंडक्शन है वो यहाँ पर आकर स्टॉप होती जाएगी। बेशक आपके यहाँ नेगेटिव से रिपल्जन मिल रही होगी, लेकिन वो आगे पास नहीं हो सकती। पास इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से फिर आप जो ID करंट है उसे आपने कम भी किया और फर्दर आपने जीरो तक भी पहुंचा लिया, जिसे आप कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर समझ नहीं आई कि हमने कंडक्शन कैसे स्टॉप किए, समझ आ जानी चाहिए वैसे, पूछे। सर एक दफा और समझा दें सर वैसे। नहीं, क्या समझ नहीं आया, अगर आप वो एग्जैक्टली फैजान बताएंगे सर मुझे तो मैं चल आपको। जी सर मतलब जो इसमें मतलब करंट जो पास हो रहा है सर, वो सोर्स गेट से मतलब सोर्स की तरफ और ड्रेन की तरफ कैसे पास हो रहा है सर, वो एक दफा काइंडली दोबारा बता दें। सॉरी, क्वेश्चन मैं समझ नहीं सका आपका। सर मतलब जब एफईटीज में सर करंट पास होगा सर, जी जी गेट जी के थ्रू या सोर्स के थ्रू सर, तो जी वो जी, गेट में कैसे जाएगा और ड्रेन गेट की पर तरफ नहीं कैसे जाएगा, इसमें अभी गेट पर नहीं जाएगा। जाएगा? वहां पे हमारे पास इसमें यही है कि गेट थोड़ा सा सेपरेट है, जो भी आपके पास मौजूद है। इसमें आप देखें, आपको अगर ड्रेन से सोर्स में एक चीज नजर आ रही हो तो गेट का अभी तक कोई रोल नहीं है, इसीलिए मैंने पहले गेट टू सोर्स कोई वोल्टेज प्रोवाइड नहीं किया था। एन चैनल का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे सोर्स और ड्रेन के दरमियान में। ठीक है, तो ये ड्रेन और सोर्स इस वक्त एक कंडक्टर या कॉपर वायर की तरह काम कर रही है, बिल्कुल ऐसे कंडक्टर या कॉपर की वायर है। तो कॉपर की वायर में ये होता है ना कि अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव प्रोवाइड किया और यहाँ पे पॉजिटिव प्रोवाइड किया, तो जितनी भी करंट है वो यहाँ से पास हो रहा होगा और बैटरी तक जा रहा होगा।
ठीक है, तो सर्कुलेट कर रहा होगा करंट। तो जितना आप इन पोलैरिटीज को बढ़ाते जाएंगे उतना ये करंट इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ तक एग्री करते हैं फैजान? यस सर। ठीक है, तो एन चैनल का मतलब ये है कि ये तकरीबन फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और कंडक्टर की एक वायर भी फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। ठीक है, तो एन चैनल का मतलब इसीलिए मैंने पहले पूछा था कि एन चैनल में मेजॉरिटी में क्या होगा, तो मेजॉरिटी में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो ये मेजॉरिटी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्लो, जो मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो थोड़ी सी भी रिपल्जन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ पे मूव कर सकती है, जिसे आप करंट कहते हो, और उस करंट का नाम है आईडी। अब होगा क्या, जितना आप इस वोल्टेज को, जिसे आपने वीडीएस का नाम दिया है, आप बढ़ाओगे उतना आईडी इंक्रीज होता जाएगा। तो वीडीएस एंड आईडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। लेकिन करंट को सिर्फ बढ़ाना मकसूद नहीं है, करंट को कम करना भी मकसूद है, क्योंकि अगर आपको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर याद है तो वहाँ पे दो रीजन्स इंपॉर्टेंट थे, एक था कट ऑफ, एक था सेचुरेशन। ठीक है, बढ़ाने से आप सेचुरेशन तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आप कट ऑफ तक नहीं पहुंच रहे। कट ऑफ क्यों जरूरी है तब, क्योंकि आप स्विचिंग उसी वक्त कर सकते हैं जब आपके पास ये दो रीजन्स हो, जिसे आप कट ऑफ एंड सेचुरेशन कहते हैं। ठीक है फैजल? तो अब इस करंट का मतलब ये है कि आपके पास, आप एक्टिव रीजन में भी काम कर रहे हो, आप सेचुरेशन तक भी पहुंच सकते हो, लेकिन हमारा एक रीजन रह जाता है, वो है कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब क्या होता है कि आपके पास आईडी इक्वल हो जाए जीरो के। यहाँ तक एग्री है फैजान? यस सर। ठीक है, अब हमारा मकसद क्या है कि क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है, तो हम करंट को फ्लो को स्टॉप करेंगे। स्टॉप करेंगे तो वो पहुंचते पहुंचते जीरो को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो अब स्टॉप कैसे हो सकता है? हमारे पास जो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है उसमें रिवर्स बायसिंग की वजह से होता है। रिवर्स बायसिंग तो समझ में आती है आपको? यस सर। रिवर्स बायसिंग में ये होता है कि अगर आप पी टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे और एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर है वो वाइड हो जाएगी, और ज़्यादा हाइयर कर देंगे वोल्टेज को तो और ज़्यादा वाइड हो जाएगी। ठीक है, तो डिविडेशन से वाइड होने का मतलब यही है कि आपके पास जो कंडक्शन है वो स्टॉप हो रही है और वो आगे पास नहीं हो रही। तो अब यहाँ पर हम वो काम कैसे कर सकते हैं? हम गेट पर, क्योंकि पी कनेक्टेड है तो इधर हम कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव, और सोर्स पर एन कनेक्टेड है तो यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव। तो उसकी वजह से होगा क्या कि जो डिप्लीशन लेयर जो कि यहाँ पे मौजूद थी पहले, क्योंकि आपने गेट पर कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया हुआ था, वो अब यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज होकर, क्योंकि दोनों तरफ पी सबस्ट्रेट्स हैं, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे तो दोनों तरफ से ये बढ़ गई। लेकिन क्योंकि वोल्टेज आपने कम प्रोवाइड किए तो अभी भी एक रास्ता है, ये रास्ता नजर में आ रहा है जहाँ पे चैनल लिखा हुआ है। यस सर। जी जी, पाथ मौजूद है। पाथ मौजूद है तो कंडक्शन होती रहेगी सोर्स एंड ड्रेन के दरमियान। तो हमें इस पाथ को ब्रेक करना है। तो हमने क्या किया, हमने इस गेट टू सोर्स वोल्टेज को मजीद बढ़ा दिया, लेकिन रिवर्स बाइसिंग में। ठीक है, रिवर्स बाइसिंग क्या मतलब है कि अगर आपने पहले -5 वोल्ट प्रोवाइड किए थे तो अभी आपने -7 वोल्ट प्रोवाइड की, तो -7 से क्या होगा कि ये डिप्लीशन लेयर और बढ़ जाएगी। तो उस बढ़ने से ये होगा कि अब क्योंकि दोनों एंड से बढ़ी है, ये दोनों तरफ से आपस में मिल जाएंगी। आपस में मिलने का मतलब ये है कि अब ये यहाँ से लेकर पूरा एक ब्लॉक बन चुका है जो कि एक डिप्लीशन लेयर का है। ये देख रहे हैं जो मैंने हाईलाइट किया, भी बार बार हाईलाइट भी कर रहा हूँ। तो इस ब्लॉक का मतलब है कि जो पहले चैनल एक रास्ता मौजूद था वो अब यहाँ पर आकर स्टॉप हो गया। अब यहाँ से आगे कंडक्शन नहीं हो रही। सोर्स पर करंट मौजूद है लेकिन वो आगे पास नहीं हो पा रहा। तो आप फाइनली करंट आगे नहीं जा रहा, तो क्योंकि यहाँ से इनिशिएट होना है जैसे इमिटर से इनिशिएट होता था, तो करंट इनिशिएट तो हो रहा है लेकिन इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो इस वजह से आपके पास ड्रेन की तरफ कोई करंट नहीं आ रहा। तो उसे हम कहते हैं ड्रेन की तरफ कोई करंट नहीं है, तो उसे जीरो से लिखा जाता है। तो आईडी इक्वल हुआ आपके पास जीरो के। तो उस जीरो करंट के लिहाज से आप देख लें कि आपके पास, आपने फाइनली वही कट ऑफ रीजन को अचीव कर लिया। जी क्लियर है? सर आईडी तो हमने सर वैसे भी ब्रेक करनी है ना सर, जी जी। तो सर हम वीडीसी क्यों यूज करते हैं सर फिर? वीडीसी? वीडीएस सर, वीडीएस सॉरी सर। हाँ, हमारा काम सिर्फ ब्रेक करना नहीं है, ट्रांजिस्टर यही तो काम है कि अगर आप सिर्फ ब्रेक कर देंगे तो सिर्फ कट ऑफ मिलेगा, फिर आपको ना ही सेचुरेशन रीजन मिल सकता है ना ही एक्टिव रीजन मिल सकता है। क्योंकि उन दोनों के दरमियान करंट इनका इंक्रीज होना तो वीडीएस पर डिपेंडेंट है। क्या आपने ओहम्स लॉ पढ़ा होगा जिसमें वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, कि जितना आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे उतना ही करंट इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें चाहिए, तीनों चीज़ें चाहिए। जैसे अगर मैं बीजेटी का ग्राफ आपको दिखाऊं तो आपको सेचुरेशन मींस मैक्सिमम करंट भी चाहिए, मिनिमम करंट भी चाहिए, और इसके इन बिटवीन करंट भी चाहिए। तीनों चीज़ें चाहिए।
तो ये दो चीज़ें आप अचीव करते हो VDS के ज़रिए से, और ये वाला पॉइंट आप अचीव करते हो VGS के ज़रिए से। क्लियर? नहीं हुआ क्लियर? यस सर, हो गया क्लियर। चले ठीक है। तो जो चीज़ मैंने अभी समझाई है उसी बेसिक ऑपरेशन को यहाँ पे समझाया जा रहा है। VDS को कहा गया है VDD, जैसे आप VCC कहते थे, जो कलेक्टर और कनेक्ट वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड होती थी उसे आप कहते थे VCC। ठीक है, तो यहाँ पर उसे नाम से दे दिया गया VDD। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको कुछ ना कुछ ड्रेन करंट मिल रहा है। तो ये देख रहे हैं आपने VGG, जिसे मैंने वहाँ पे आपको गेट टू सोर्स वोल्टेज बताया, उसे आपने रिवर्स बायस में कनेक्ट किया हुआ है। नेगेटिव कनेक्टेड है पी टाइप से और पॉजिटिव कनेक्टेड है आपके एन टाइप से। ठीक है, तो उस रिवर्स बायस की वजह से ये जो वाइट एरिया नजर हमें आ रहा है ये असल में डिप्लीशन लेयर है। तो डिप्लीशन लेयर की वजह से आया, डिप्लीशन लेयर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको कुछ ना कुछ करंट जरूर नजर आ रहा है। वो इसी वजह से नजर आ रहा है कि यहाँ पे पाथ मौजूद है, अभी तक पाथ ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, तो आपने गेट टू सोर्स वोल्टेज को, अब आप देखें यहाँ पर पहले गेट टू सोर्स वोल्टेज कम थी, अब गेट टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ा दिया गया, मीटर से ये चीज़ शो की गई। तो जब आपने बढ़ाया है तो वाइट एरिया मजीद बढ़ गया, लेकिन अभी तक भी दरम्यान से एक बहुत नैरो पाथ मौजूद है, जिसकी वजह से आपको आईडी करंट नज़र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ नज़र आई है कि यहाँ पे आईडी करंट ज़्यादा था और यहाँ पर आईडी करंट कम हो गया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपने गेट टू सोर्स वोल्टेज को मजीद बढ़ाया। ठीक है, सॉरी, तो आपने इसको जब बढ़ाया तो आपके पास आईडी करंट कम हो रहा है। तो जब दोबारा से आप उसे कम करते हैं, कम करने से दोबारा से चैनल आप देख रहे हैं कि वो जो पीएन जंक्शन है वो कम हो गया और फिर आपके पास दोबारा से आईडी करंट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ के बाद एक थर्ड सर्किट ये हो सकता है कि आप VGS को मजीद बढ़ा दें और इंक्रीज कर दें, तो उसकी वजह से ये वाइट एरिया और मजीद इंक्रीज हो जाएगा। ये वाइट एरिया इंक्रीज होने से ये जो दरम्यान से बहुत नैरो पाथ मौजूद था, जिसकी वजह से ये स्मॉल सा करंट फ्लो कर रहा था, अब वो भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये लास्ट स्लाइड में जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसी की एक्सप्लेनेशन है सर्किट डायग्राम में। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। मोहम्मद अली, साद, फैजान, सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक। सर ये जी 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 अली। सर ये जो लास्ट वाला डायग्राम है सर, इसमें फिर दोबारा बता रहे कि अगर हम समझो कि कम जो कर वोल्टेज देंगे गेट टू सोर्स वोल्टेज को तो दोबारा से डिप्लीशन लेयर कम हो जाएगी, दोबारा से कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आप गेट टू सोर्स, तो इससे समझाना यही उनका मकसूद है कि गेट टू सोर्स वोल्टेज के जरिए से आप आईडी को कंट्रोल कर रहे हो। क्या गेट टू सोर्स बढ़ेगा? अगर गेट टू सोर्स इंक्रीज होगा तो आईडी कम हो जाएगा, ये आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, अगर गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ेगा रिवर्स बायस में तो आईडी करंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन दो डायग्राम में यही चीज़ बताई गई कि पहले ये चीज़ थी, जैसे आपने गेट टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ाया तो आईडी कम होगी। इस सर्किट में उन्होंने ये बताया कि जैसे आपने VGS को कम किया तो उसकी वजह से आईडी इंक्रीज हो जाएगा। तो इन दोनों का इनवर्स रिलेशन। ठीक है अली? यस सर। ओके, तो ये इनका सिंबल है। ठीक है, सिंबल आपके पास, सॉरी, नेक्स्ट में ये है कि आपके पास N चैनल्स एंड P चैनल्स में भी सेम ही चीज़ है। अब आपको करना क्या होगा, आपके पास पहले से P चैनल है, कंडक्शन हो रही होगी, आपको उसको ब्रेक किस तरह से करना होगा, N को आप किससे कनेक्ट कर दोगे, पॉजिटिव से, और P को कनेक्ट कर दोगे नेगेटिव से। तो सेम वही प्रोसेस हो रहा होगा। अब नेक्स्ट उनके सिंबल्स पर आ जाते हैं। जिस तरह बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में एरो के जरिए से आपको पता चलता था कि वो NPN है या PNP है, इसमें भी आपको एरो के जरिए से पता चलेगा कि वो NPN है या PNP। ठीक है, तो अगर एरो इनवर्ड जा रही है तो N चैनल, एरो आउटवर्ड जा रही है तो वो P चैनल। लेकिन ये सिंबल थोड़ा सा BJT से डिफरेंस है, उसमें इमिटर के ऊपर एरो होती थी, इसमें एरो इमिटर पर नहीं है, इसमें एरो आपके पास गेट पर मौजूद होगी। ठीक है, लेकिन सिंबल से भी कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, जैसे मैं इसी सिंबल को थोड़ा सा समझाता हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ कि बाद बात आपको याद नहीं रहता तो आपको पता चले। आपने देखा था ड्रेन और सोर्स के दरम्यान में एक चैनल मौजूद था, N चैनल, देखा था या नहीं देखा था? ये चैनल जो है, जो पहले से मौजूद था, या ये जो चैनल इसमें पहले से मौजूद था,
फिर मैं इसमें से इंक को इरेज कर दूं। नजर आ रहा है चैनल? एन चैनल का मतलब क्या था कि वो कंडक्शन हो सकती है, ठीक है। तो उसी चीज को सिंबल में बड़ी आसानी से शो किया जा सकता है कि अगर आपके पास ये चीज मौजूद है तो ये सिंबल ये चीज शो करता है कि अगर आपने कोई भी कंडक्शन नहीं की होगी, आप सिर्फ सोर्स को ड्रेन से कनेक्ट करेंगे तो करंट के लिए पाथ मौजूद है। करंट के लिए हमेशा से पाथ मौजूद है जो कि सोर्स से होता हुआ ड्रेन तक पहुंचेगा। लेकिन उसे ब्रेक करने का एक ही तरीका है, वो तरीका क्या है कि वो आप उसे गेट के जरिए से इंटरप्ट कर सकते हैं। तो ये सिंबल ये चीज समझाती है, ठीक है। तो आपके पास 3 टर्मिनल हैं, ड्रेन, सोर्स एंड गेट। अगर सिंबल में या ये बात जी सर जी ये कहिए। एनपीएन समझ आ गया कि एन चैनल के थ्रू प्रॉपर्ली कंडक्शन हम इस तरह ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन सर पी चैनल में किस तरह होगा, क्योंकि वहां जी तो ऑब्वियसली मेजॉरिटी वहाँ चार्ज पे के लिए सेलेक्ट। इसीलिए मैंने आपको जब बीजीटी में समझाया था तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन करंट भी बताया था और कन्वेंशनल करंट भी बताया था। इलेक्ट्रॉन करंट की डायरेक्शन अगर आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा से दे दूं तो हमने एक इस तरह की डायग्राम थी, ये असल में उस वहाँ से ही बेस बनती। उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कुछ इस तरह से थी और होल्स की मूवमेंट कुछ इस तरह से थी, ठीक है। तो उससे हमें ये समझ में आता है कि होल्स अगर मूव कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनमें से तो ही वो होल्स मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो जब वो होल्स मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उसका मतलब यही है, क्योंकि होल इटसेल्फ मूव नहीं कर सकता। अगर होल यहाँ पर है और ये दोबारा फिर यहाँ पर मूव आता है तो इसका मकसद क्या होगा कि यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले रिलीज हो जाएगा और यहाँ पर होल बन जाएगा और ये रिलीज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन सर आपको यहाँ से यहाँ जाते हुए नजर आया और आपको होल जो है वो यहाँ से यहाँ पे जाते नजर आया। तो एग्जैक्टली ये एक लॉजिक है जो जिससे आपको सारी चीज दोबारा से समझ में आती है, ठीक है, कि कैसे पी सबसे तो उन उन इसी की अंडरस्टैंडिंग पर ये आगे सारी की सारी स्टडीज बनती है, ठीक है। तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये ग्राफ मेंशन, ठीक है। ग्राफ क्या समझा रहा है? क्या आपको नजर आ रहा है कि हमने गेट टू सोर्स कोई भी वोल्टेज प्रोवाइड नहीं की, ठीक है। ये वही बात है जो मैंने आपको ये कहा था कि आप आपके पास अगर ड्रेन और सोर्स है, आपने सिर्फ उन पर पॉजिटिव्स और नेगेटिव को अप्लाई कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, कंडक्शन होगी। फिर मैंने आपसे कहा कि आपको ओहम्स लॉ पता होना चाहिए, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मीन्स जितना करंट वोल्टेज इंक्रीज हो रहा होगा उसके लिहाज से करंट इंक्रीज हो रहा होगा। उसी बात की कंटिन्यूएशन को सिर्फ ग्राफ में बताया गया। जैसे मेरी बात की कंटिन्यूएशन को पहले सर्किट में बताया गया था, उसी बात की कंटिन्यूएशन को अभी ग्राफ में बताया गया। तो देखिए गेट टू सोर्स पर फिलहाल तक हमने कोई भी वोल्टेज प्रोवाइड नहीं की हुई, ना ही फॉरवर्ड बायसिंग में ना ही रिवर्स बायसिंग, जीरो वोल्टेज। तो जीरो वोल्टेज है और साथ ही आपको नजर आ रहा है कि VDD एक वेरिएबल सप्लाई है। इसका मतलब है कि वेरिएबल का मतलब है कि ये चेंज हो रही होगी, ठीक है। तो अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रही होगी तो करंट भी इंक्रीज हो रहा होगा, ऐसे ही। यहाँ तक क्लियर है? सर वोल्टेज को इंक्रीज किया, करंट इंक्रीज हुआ, ये किस लॉ के तहत हुआ, ओहम्स लॉ के तहत। वो चीज यहाँ पे शो की जा रही है। देखिए VDS मींस ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अगर बढ़ रही होगी, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अगर बढ़ रही है तो आपके पास उसी तरह से जीरो से करंट इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होते हुए इस मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच रहा है। ये किस वजह से? क्योंकि VDS इंक्रीज हो रही थी तो उसकी वजह से आपको करंट भी इंक्रीज होता हुआ नजर आया। और ये किस लॉ की वजह से? ये इस ओहम्स लॉ की वजह से, ठीक है। तो ओहम्स लॉ की वजह से इसलिए इस रीजन को कहा जाता है ओहमिक एरिया। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं थोड़ा सा आगे और चलता हूँ। और बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि आप जैसे जैसे VDD को बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि एक सिंपल वायर की तरह काम कर रहा होगा ड्रेन टू सोर्स, क्योंकि चैनल मौजूद है, तो जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे करंट इंक्रीज होता जाएगा। तो वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं और करंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक पॉइंट पर जाकर कांस्टेंट हो रहा है, क्योंकि आपकी एक करंट की लिमिट होती है कि मैक्सिमम जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस चैनल में मौजूद हैं या उस वायर में मौजूद है या उस सर्किट के में मौजूद है। तो इसका मतलब है इस पूरे लूप में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, वो जब आपने वोल्टेज को बढ़ाया वो तमाम इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में इन्वॉल्व हो गए, तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते।
तो इसलिए आपको ये जो एरिया है ये कांस्टेंट एरिया नजर आ रहा है, जिसको कह रहे हैं कांस्टेंट करंट एरिया। मींस अब अगर आप वोल्टेज को मजीद बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो अब करंट इंक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं इंक्रीज होगा? क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस सर्किट में मौजूद थे वो तमाम के तमाम कंडक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो वो जब कंडक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उससे मजीद हो नहीं सकते। लेकिन आप फिर भी वोल्टेज को फर्दर बढ़ाते हैं, आप वोल्टेज को और बढ़ाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन उस मटेरियल से बाहर, क्योंकि उनको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो मटेरियल से ही बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो वो जब इस मटेरियल से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो उस पॉइंट को आप कहते हैं ब्रेक डाउन, कि आपका जो ट्रांजिस्टर है वो बर्न आउट हो जाएगा या वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर बीजीटी में आपको पता हो कि आपके पास जैसे ही मैक्सिमम करंट था उसे आप कहते थे सैचुरेशन करंट, आईसी सैचुरेशन। तो आपके पास वो आईसी सैचुरेशन था, इसे हम यहाँ पर कहते हैं आईडीएसएस। ठीक है, इस करंट को कहा जाता है आईडीएसएस। आईडी मीन ड्रेन करंट और एट सैचुरेशन। ठीक है, सैचुरेशन ड्रेन करंट। तो इस ग्राफ में अगर कोई कंफ्यूजन है फिलहाल तक की तो फिर मैं आगे चलता हूँ, अगर नहीं है तो आपको ओहमिक एरिया समझ में आना चाहिए। अब एक और पॉइंट है, वो ये है कि इस पॉइंट को कहा जाता है पिंच ऑफ वोल्टेज। पिंच ऑफ वोल्टेज वीपी वो पॉइंट है वोल्टेज का जिसके बाद करंट में फर्दर चेंज नहीं आएगा। या आप ये कह सकते हैं कि पिंच ऑफ वोल्टेज वो पॉइंट है जिसमें आपको सैचुरेशन करंट अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस स्लाइड में कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे बता दें। नहीं है तो आगे चले। क्वेश्चन अगर कोई छोटा माइनर सा भी है तो काइंडली पूछें। अगर क्योंकि अगर कोई कंफ्यूजन रह जाएगी तो आगे थ्रू आउट आपको मसला ना हो। कोई भी छोटी सी भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमें ये तो समझ में आ गया डी को इंक्रीज करेंगे, करंट इंक्रीज होगा और इंक्रीज होने के बाद एक कांस्टेंट पॉइंट पे पहुंचेगा और उसके बाद वो ये चीज कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, और आपको सैचुरेशन करंट भी मिल गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है कि अब आप गेट टू सोर्स वोल्टेज एक प्रोवाइड करेंगे। किस तरह से प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि गेट पर पी कनेक्टेड है, ये एक एन चैनल जेफेट है, एन चैनल जेफेट। तो एन चैनल जेफेट का मतलब है कि गेट पर एन कनेक्टेड है, तो हम एन को कनेक्ट कर, सॉरी पी कनेक्टेड है, क्योंकि एन चैनल तो दरम्यान में होगा और गेट पर पी कनेक्टेड होगा। तो पी कनेक्टेड है तो यहाँ पर हम नेगेटिव कनेक्ट कर देते हैं और फिर पॉजिटिव यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो ये क्या चीज़ होगी? ये एक रिवर्स बाइसिंग होगी और इसको भी वेरिएबल बना देते हैं। ठीक है, जैसे ही गेट टू सोर्स वोल्टेज कुछ बढ़ेगा तो उसकी वजह से चैनल ब्रेक होगा, चैनल कुछ कम होगा, नैरो होगा। वो आपको ये लास्ट स्लाइड में जैसे नजर आया था। तो चैनल जब नैरो हो जाएगा तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो करंट है हमारे पास, जो ड्रेन करंट है आईडी, वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? यूनस जी यूनस, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। यूएस की आवाज नहीं आ रही, कोई और बता दे। अगर हमारे पास गेट टू सोर्स वोल्टेज क्योंकि जीरो से इंक्रीज हो गया, जीरो से गेट टू सोर्स वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ गया, तो ड्रेन करंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर जीरो से बढ़ेगा तो फिर इंक्रीज होगा सर। ड्रेन करंट इंक्रीज होगा। यस सर, अगर हम नैरो को बढ़ाते हैं, आपने कहा था कि रिवर्स बाइस करने से तो उसमें जीरो हो जाएगा सर। अभी आपने कहा है कि जीरो से ज्यादा होगा तो सर इंक्रीज हो जाएगा सर। गेट टू सोर्स वोल्टेज, सॉरी, जीरो से बढ़ाने का मकसद ये है कि वो -1 हो जाएगा। माइनस किस चीज को शो कर रहा है? कि वो रिवर्स बायस है। और ये 1 वोल्ट शो कर रहा है कि आपने 1 वोल्ट की बैटरी यूज की लेकिन वो रिवर्स नहीं यूज की। डिक्रीज होगा सर। जी डिक्रीज होगा सर। हाँ, डिक्रीज होगा क्योंकि आपने अभी गेट टू सोर्स रिवर्स में मजीद बढ़ा दिया तो ये डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होने का मतलब है कि ये फर्दर कम हो जाएगा। फिर आपने उसे फर्दर, फिर गेट टू सोर्स -1 की बजाय उसे -3 वोल्ट कर दिए। इसका मतलब है 3 वोल्ट की बैटरी को आपने रिवर्स में कनेक्ट किया तो फर्दर क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा सर। फिर से डिक्रीज होगा।
फिर आप इसको इसी तरह से बढ़ाते रहेंगे, गेट टू सोर्स वोल्टेज को वो इंक्रीज होता रहेगा और फाइनली वो कहाँ तक पहुंच जाएगा कि आपके कट ऑफ पॉइंट तक पहुंच जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आप जैसे जैसे गेट टू सोर्स वोल्ट को -3 से -4 5 वोल्ट पर लेकर जाएंगे, फिर -7 वोल्ट पर लेकर जाएंगे, तो एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट के बाद डायरेक्टली आप कहाँ पर पहुंच जाएंगे, आप कट ऑफ पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसी पॉइंट को आप डीसी लोड लाइन में यूं कनेक्ट कर देते थे, क्योंकि आप जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे थे वो फॉरवर्ड बायस में होती थी, इस वजह से आप यहाँ से वोल्टेज को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते थे। ठीक है, लेकिन ग्राफ इसका थोड़ा सा ऑपोजिट बनेगा, वो आगे जाके थोड़ा सा बताता हूँ, यहाँ पे भी बताया जा सकता है वैसे। तो अगर इसी ग्राफ में गेट टू सोर्स वोल्टेज को बताया जाए तो वो ग्राफ में इस साइड पर होगा। कोई बता सकता है मैंने ग्राफ को इस साइड पे क्यों बनाया? फैजान का है, फैजान या नवीद? नहीं, आप बता सकते हो अली, या कोई और जो भी बताना चाहे। सर क्वेश्चन सर दोबारा करें सर। मैंने ग्राफ में गेट टू सोर्स वोल्टेज के लिए मैंने ग्राफ में इस साइड पे एक एरो बनाई है, ये क्यों बनाई है? सर क्योंकि वोल्टेज नेगेटिव हो गया। जी, क्योंकि गेट टू सोर्स वोल्टेज नेगेटिव होगा तो आप -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट, -4 वोल्ट, -5 वोल्ट, तो इसकी वजह से जब आपको ग्राफ मिल रहा होगा तो ये पॉइंट कौन सा है? सैचुरेशन पॉइंट। तो आप जैसे जैसे गेट टू सोर्स वोल्टेज को कम कर रहे होंगे, मींस -1 -3 का मतलब है कि रिवर्स बायस में आ रहे होंगे, तो आपके पास ये ड्रेन करंट कम होगा और कम होते 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 वो फाइनली जीरो को अप्रोच कर रहा होगा। तो आपको ये वाला जो ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ, ये सामने आपके होना चाहिए कि आप इसको देख रहे हो। तो ये एक फाइनल इसका पूरा थ्रू आउट जो भी नॉलेज है वही आपको यहाँ पे आगे नजर आ रहा है। इन्होंने ब्रेक डाउन सिर्फ हटा दिए सिर्फ इस वजह से कि गेट टू सोर्स का पता चले। 0 वोल्ट था तो IDSS पर था, जैसे ही -1 वोल्ट हुआ तो उससे कुछ नीचे आ गया, -2 वोल्ट था तो उससे कुछ नीचे आ गया, -3 वोल्ट था तो उससे कुछ नीचे आया, -4 था तो उससे भी नीचे, और -5 वोल्ट पर आप बिल्कुल कट ऑफ पॉइंट पर आ गए हो जिसे आपने कट ऑफ वोल्टेज कहा। ठीक है, तो VGS जब बिल्कुल ऑफ हो जाए, आप कट ऑफ पॉइंट पर आ जाए, तो उसे कहा जाता है VGS कट ऑफ, जो कि -5 वोल्ट के। तो अगर एक और चीज आपको नजर आ रही हो, VP क्या है? +5 वोल्ट। पिंच ऑफ वोल्टेज वहां पर बताने का मकसद ये था कि आपको ये पता चले कि VGS ऑफ हमेशा इक्वल होगा -VP के। VP क्या है? पिंच ऑफ वोल्टेज। VP इज द पिंच ऑफ वोल्टेज। तो आपके पास अगर VP की वैल्यू +5 थी तो VGS ऑफ कब करोगा? -5 पर। अगर VP की वैल्यू +7 थी तो आपके पास VGS ऑफ कब करोगा? जब आपके पास -7 वोल्ट आएगा। इसी तरह से पिंच ऑफ वोल्टेज अगर आपके पास +10 वोल्ट था तो आपके पास VGS ऑफ कब कट ऑफ कब ओकर होगा? जब आपके पास -10 वोल्ट होगा। ये बात समझ में आ गई, जो कि यहाँ पे लिखी भी है सर जी। पिंच ऑफ वोल्टेज सर क्या मतलब? पिंच ऑफ वोल्टेज मैंने यहाँ पे समझाया। पिंच ऑफ वोल्टेज का मतलब है कि वोल्टेज का वो पॉइंट जिसके बाद करंट फर्दर चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। मीन्स वो पॉइंट जिसमें आपको मैक्सिमम करंट मिल जाएगा, IDSS। ठीक है, उस वोल्टेज को पिंच ऑफ वोल्टेज कहा जाता है। क्लियर अली? ओके ओके तो सर। हाँ, तो आपको VP अगर पता है तो उससे आप डायरेक्टली VGS ऑफ निकाल सकते हो, मीन्स आपकी कट ऑफ क्या है। इससे पहले आप VC कट ऑफ निकालते थे, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता था VCC के। ठीक है, तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल था VCC के, तो VGS ऑफ माइनस पिंच ऑफ वोल्टेज के भी बराबर होगा। तो आपको ये चीज़ बताओ। ठीक है, ये पूरा ग्राफ इसी चीज़ को बताया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अगर वो क्लियर है तो ये ग्राफ समझ में आ रहा है अभी? जी, आ रहा है समझ? देखो वही चीज़ें जो 0 1 और 4 था, तो आप देखें अभी पिंच ऑफ वोल्टेज 5 था, तो -5 पर जाकर कितना करंट है? 0 मिली एम्पियर, और यहाँ पर -VGS शो किया गया।
ठीक है, और ये आपके पास पॉइंट क्या कहला रहा है, VGS ऑफ। ये पॉइंट आपके पास कहला रहा है पिंच ऑफ वोल्टेज। ये पॉइंट आपके पास कहला रहा है IDSS। और इस एक्सिस पे आप ID करंट शो कर रहे हैं, इस एक्सिस पर आप VDS शो कर रहे हैं, इस एक्सिस पर आप माइनस VGS शो कर रहे हैं। ठीक है, तो मकसद यही है कि जैसे ही VGS -1 वोल्ट तक पहुंचेगा तो करंट की वैल्यू कम हो गई है, जो कि कितनी हुई है, 7.68 मिली एम्पेयर। आपने VGS को -2 वोल्ट किया तो उसकी वजह से करंट की वैल्यू कम हो गई है, जो कि कितनी है, 4.32 मिली एम्पेयर। फिर आपने -3 किया और -4 किया, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू 1.92 मिली एम्पेयर और 0.48 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो आपको फाइनली अभी जब जे फैक्ट के लिहाज से ग्राफ याद रखना होगा ना, तो आपको ये ग्राफ याद रखना होगा, IDSS, और ये इस तरह से एंड हो रहा होगा। तो आपको ये बताओ कि ये पॉइंट होगा IDSS मीन सेचुरेशन, ये पॉइंट होगा VGS कट ऑफ, और ये कट ऑफ रीजन होगा, ये आपके पास सेचुरेशन रीजन होगा, और ये सारा का सारा रीजन आपके पास लीनियर और एक्टिव रीजन जिसे आप कहते हैं। ठीक है जी, तो आपको भी ये ग्राफ याद रखना है, ये जो ग्राफ मैंने अभी बनाया, क्योंकि आप जब जब भी आपको ये ग्राफ दिखाया जाता है तो उसका मतलब है BJT। ठीक है, जिसमें ये सेचुरेशन पॉइंट है, ये कट ऑफ पॉइंट है, और इसके दरमियान में ये लीनियर रीजन है। जबकि जब भी आपको ये ग्राफ इस तरह से ग्राफ दिखाया जाएगा तो इसका मतलब होगा जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है जी, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मुझे बता दें। नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन है जिसे आप कहते हैं, अब ये ग्राफ तो समझ में आएगा ना, जब भी ये ग्राफ देखेंगे तो ये ग्राफ किस चीज़ का है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ग्राफ देखते हुए ये काम करते हैं। ठीक है, तो आपके पास जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, आपके पास इसके लिए शॉकलीज इक्वेशन है। जैसे आपको VGS ऑफ तो अभी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो VGS ऑफ कैसे कैलकुलेट होगा जी, वो आपको पता है, वो कैलकुलेट होगा, VGS ऑफ लिख देता हूँ, वो होगा -VP पिंच ऑफ वोल्टेज। लेकिन ड्रेन करंट को फाइंड करने का फार्मूला ये है, ID मीन्स ड्रेन करंट, IDSS सेचुरेशन करंट, VGS जितना VGS आपने प्रोवाइड किया है, और VGS ऑफ जो कि यहाँ से आ जाएगा, जो कि पिंच ऑफ वोल्टेज से आएगा, या वो पॉइंट जिस पर कट ऑफ आएगा। तो देखें, सेचुरेशन वाला करंट आ रहा है और कट ऑफ वाले वोल्टेज आ रही है, और जितनी आपने वोल्टेज प्रोवाइड की है, तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए आप ID करंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन में मसला नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज आपके पास ये है कि आपको कुछ चीजें बताऊं। ठीक है, सेचुरेशन पॉइंट ये है, सेचुरेशन पॉइंट पर करंट होगा जिसे आप सेचुरेशन करंट कहते हैं, लेकिन उस वक्त में वोल्टेज क्या होगी, 0। ठीक है, तो आपके पास जो ये IDSS का पॉइंट है, आपके पास जो IDSS है मीन्स सेचुरेशन, और सेचुरेशन पर जो आपके पास वोल्टेज है, और दूसरा पॉइंट ये मैंने आपको समझाया है, जो कि आपके पास VGS ऑफ है, इस VGS ऑफ पर ID करंट 0 है। ये दो पॉइंट्स कदरे आसान है। ठीक है, अब इसके दरमियान में भी दो और पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से इसमें Q पॉइंट फाइंड करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसमें आप ये कहते हो कि अगर आपने Q पॉइंट एग्जैक्टली हाफ पर करना है, मींस ID की वैल्यू हाफ ऑफ IDSS हो। ठीक है, ID की वैल्यू हाफ ऑफ IDS हो, तो कितना VGS वोल्टेज चाहिए होगा उसके लिए, तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो वो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि आप डायरेक्टली, ये इक्वेशन आपको नजर आ रही है सबको, इसी इक्वेशन में IDSS की वैल्यू को, जी, IDSS ID की जगह पर पुट करें IDSS डिवाइडिंग बाय 2, कैलकुलेट करें VGS की वैल्यू क्या होगी।
अपने पेजेस पर या बुक पर करें और मुझे बताएं उसका आंसर क्या आता। यही इक्वेशन है जो शॉकलीज इक्वेशन आपके सामने नजर आ रही है। इस शॉकली इक्वेशन को यूज करते हुए इस आईडी की जगह पर आप पुट कर देंगे आईडीएसएस डिवाइडिंग बाय 2। इस आईडीएसएस डिवाइडिंग बाय 2 का मतलब ये है कि आप मिड पॉइंट क्यू पॉइंट सेट करना चाहते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट क्यू पॉइंट सेट करना चाहते हैं, इसका मतलब है आईडी। तो आईडी की जगह पर आपने पुट कर दिया आईडीएसएस डिवाइडिंग बाय 2, यहाँ पर यही आ जाएगा आईडीएसएस, बाकी की इक्वेशन वही होगी और वो स्क्वायर में होगी। तो आईडीएसएस और आईडीएसएस कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास हो जाएगा हाफ इक्वल ब्रैकेट में स्क्वायर। स्क्वायर को खत्म करने का तरीका क्या है कि आप इसको अंडर रूट कर देते हैं, तो आप इसको भी अंडर रूट कर देंगे। तो जो भी आंसर आएगा अंडर रूट 1/2 का, वो इक्वल होगा ये पूरी इक्वेशन मीन्स 1 माइनस VGS डिवाइडिंग बाय VGS ऑफ। ठीक है, तो आप VGS डिवाइडिंग बाय VGS ऑफ को अगर उस तरफ लेकर चले जाएं इक्वेशन में, तो आपके पास हो जाएगा VGS। आप लोग कर रहे हैं सॉल्व या मैं साथ साथ करता रहूं? VGS ऑफ, ठीक है, इक्वल क्या होगा 1 माइनस अंडर रूट 1/2। तो 1 माइनस अंडर रूट 1/2 इक्वल होता है 0.3, और VGS ऑफ ये जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ये वहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देख लें VGS की इक्वेशन एग्जैक्टली वही निकली है जो कि स्लाइड में लिखी हुई है, VGS इक्वल 0.3 VGS ऑफ। क्लियर? सर जी सर यहाँ पे आपने लिखा है आईडीएस डिवाइडेड बाय 2 सर, जी, फिर ऊपर 1 किस तरह आया सर? करंट कहाँ तो पर ये 1? यस सर, भाई अंडर रूट आईडीएसएस इक्वेशन के इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, मैंने दोनों को कैंसिल कर दिया। तो जब कैंसिल कर दिया तो उसकी जगह पर 1 आ जाएगा, इसकी जगह पर भी 1 आ जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। और 1 मल्टीप्लाई बाय पूरी इक्वेशन वो वही इक्वेशन रहेगी, तो मैंने इक्वेशन का स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट लिया। ठीक है, और फिर इक्वेशन को सॉल्व किया। पूछे? सही है सर। ठीक है, तो वो इक्वेशन को जो आपने सॉल्व किया तो फाइनली आपके पास यही चीज़ आई कि अगर आप आईडीएसएस के मिड पर सेट करना चाहते हो आईडीएसएस बाय 2, तो आपको VGS की वोल्टेज जो चाहिए होगी वो VGS ऑफ मल्टीप्लाई बाय 0.3 होगा। ये डायरेक्ट तरीका है, वैसे आपको बार बार वो चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती थी, VCE का फार्मूला भी और उन चीज़ों ID का फार्मूला भी। तो यहाँ पे ये होगा कि अगर आपको कहा जाएगा मिड पॉइंट क्यू पॉइंट सेट करना है, तो IDSS की वैल्यू अगर 10 मिली एम्पेयर है, तो आप ID की वैल्यू क्या सेट कर दोगे 5 मिली एम्पेयर, और क्यू पॉइंट के लिए आप VGS ऑफ जो कि लेट सपोज आपके पास -10 वोल्ट है, तो उसकी आपको डायरेक्टली पता वैल्यू चल जाएगी कि वो 3 वोल्ट होना चाहिए। क्लियर? इसी तरह से इसे मिड पॉइंट क्यू पॉइंट है, इसी तरह से आगे हमारे पास मिड पॉइंट के बाद लेट्स सपोज जो जो क्वार्टर क्यू पॉइंट है वो भी निकाला जा सकता है कि अगर आईडीएसएस डिवाइडिंग बाय 4 पर हमने कहीं पर बाइसिंग करना है, तो उसके लिए आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आईडीएसएस 2 की बजाय आप क्या लिखेंगे आईडीएसएस डिवाइडिंग बाय 4, यहाँ पर 2 की जगह पर 4, यहाँ पर 2 की जगह पर 4, और यहाँ पर इस 2 की जगह पर 4। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा VGS इक्वल 0.5 VGS ऑफ। जी, स्लाइड में कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। बड़ी अच्छी बात है अगर आप लोगों को समझ में आ रही है सारी की सारी बातें। तो इस स्लाइड में मेन 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है सेचुरेशन पॉइंट। सेचुरेशन आप कैसे सेट कर सकते हो, अगर आपके पास आईडी की वैल्यू इक्वल हो जाएगी आईडीएसएस के।
और VGS की वैल्यू इक्वल होगी 0 के। ये फर्स्ट चीज है कि सेचुरेशन पर अगर बायस करना है। दूसरा ये कि अगर आपने कट ऑफ पर बायस करना है, कट ऑफ पर बायस करना है तो आईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और VGS की वैल्यू इक्वल हो जाएगी VGS ऑफ, जो कि आपको अभी ये भी पता है कि VGS ऑफ अगर आपको नहीं पता है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि माइनस पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये कि लेट सपोज आपने ना सैचुरेशन पे बायस करना है ना कट ऑफ पे करना है, लीनियर रीजन में कहीं पे करना है, एक्टिव रीजन में कहीं पे करना है, तो उसके लिए कुछ चीजें कि अगर आपने मिड पॉइंट क्यू पॉइंट सेट करना है, मिड पॉइंट, तो अब आपको क्या करना होगा, आपको आईडीएसएस हमेशा से गिवन होगा, तो आपको सिर्फ ये करना होगा कि आईडी को इक्वल करना होगा आईडीएसएस डिवाइडिंग बाय 2। और VGS की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.3। ये याद रखनी है ये चीजें अभी क्योंकि आगे यूज हो। VGS ऑफ, ये थर्ड पॉइंट है कि अगर सिचुएशन पे करना था तो आईडी को आईडीएसएस के इक्वल रखना होगा, VGS को 0 के इक्वल रखना होगा। अगर कट ऑफ करना होगा तो आईडी को 0 करना होगा, VGS को ऑफ इक्वल रखना होगा। अगर मिड पॉइंट पे करना होगा तो आईडी को आईडीएसएस का हाफ रखना होगा और VGS को 0.3 VGS ऑफ करना होगा। और अगर आपको क्वार्टर क्यू पॉइंट रखना होगा तो आपको आईडी को क्या करना होगा आईडीएसएस डिवाइडिंग बाय 4। और VGS ऑफ को रखना होगा, VGS को रखना होगा 0.5 VGS ऑफ। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं। इनके अलावा अगर कहीं पे सेट करना हो तो फिर तो आपको ये फार्मूला यूज करना हो कि आईडी की क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी कि आईडी क्या आ रहा है और VGS क्या आ रहा है। इनके अलावा अगर इन 4 पॉइंट्स के अलावा कहीं पे बाइसिंग करनी हो, लेकिन अगर आपको कहा जाए मिड पॉइंट पे बाइसिंग करनी है तो फिर इस फार्मूले को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। आपको डायरेक्टली पता है कि आईडीएसएस को हाफ कर दूं और VGS को 0.3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा। इस तरह से अगर आपको आ जाए क्वार्टर पॉइंट तो आप डायरेक्टली आईडीएसएस को डिवाइड कर दें 4 से और VGS को मल्टीप्लाई कर दें 0.5 से, तो आपके पास डायरेक्टली ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से सैचुरेशन और कट ऑफ, अगर इन 4 पॉइंट्स के अलावा कहीं पे बाइसिंग करनी होगी तो फिर आपको आईडी और VGS को इस तरह से यूज करना होगा। ठीक है, और VGS का माइनस IDRS होगा फार्मूला। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो ये एक इक्वेशन एग्जाम्पल है, इसे काइंडली कीजिएगा, फिर बाकी हम फिर आगे ट्रांसकंडक्टेंस वगैरह कहते हैं। मैं थोड़ा सा फिर भी ओवरव्यू दे देता हूँ। कैलकुलेट VGS ऑफ गिवन है क्या है -4 वोल्ट। इससे पिंच ऑफ वोल्टेज निकाल सकते हैं, क्या होगा पिंच ऑफ वोल्टेज बता सकता है कोई पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होगा? अली, यूनस या यही और होगा कोई सर, जो भी बता, क्या होगा वैल्यू जो बताएं। VGS ऑफ की वैल्यू है वो जो है कि सर माइनस पिंच ऑफ वोल्टेज होगा -4 वोल्ट। -4 होगा या 4 होगा? माइनस होगा फोर सर। 4 होगा सर। आप यस सर, उसके 4 साथ हो, माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है। तो VP की वैल्यू आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी IDSS की वैल्यू आपको गिवन है, VGS ऑफ की वैल्यू भी गिवन है, दो जो चीज़ें आपको चाहिए होती। डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ VDD रिक्वायर्ड टू पुट द डिवाइस इन द कांस्टेंट करंट एरिया ऑफ ऑपरेशन। कांस्टेंट करंट एरिया कौन सा होता है? वो एरिया जो IDSS के बाद आता है, इसके बाद जो एरिया होता है इसे कांस्टेंट करंट एरिया कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आईडी की वैल्यू इक्वल होगी IDSS की। ये दो चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको कैलकुलेट करना है VDD। VDD मीन्स इस VDD की वोल्टेज रिक्वायर्ड है। अब आपको मिनिमम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्योंकि जब आपने ग्राफ को रीड किया तो सबसे पहले ओहमिक रीजन आया
ओमिक के बाद कांस्टेंट एरिया का रीजन आया और फिर ब्रेक डाउन रीजन आया। तो मिनिमम वोल्टेज के लिहाज से बात हो रही है। वीडीडी कौन सी वोल्टेज है? वो वोल्टेज जो ड्रेन टू सोर्स प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो वोल्टेज इस तरह से इंक्रीज होती जा रही है। तो कांस्टेंट करंट एरिया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन ये वो पॉइंट है जहाँ पर जो मिनिमम वीडीडी की पॉइंट है जिस पर वो कांस्टेंट करंट एरिया में एंटर हो चुका था। और इसी करंट की डेफिनेशन क्या होती है? वीपी। ऐसे ही तो आपने ये किया है कि आपने वीपी जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के लिहाज से आपको वीपी कहाँ से पता चला? वीजे ऑफ से। तो आपको वीपी पता चल चुका है, तो वीपी की वैल्यू आ गई है 4। इसका मतलब है कि आपके पास ये वीडीडी नहीं होता, ये असल में होता है आपके पास वीडीएस, ठीक है। अब आपको यहाँ तक क्लियर है, तो आपको आगे बताता हूँ। वीडीएस असल में होता है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, जो कि ड्रेन और सोर्स के टर्मिनल पर आ रहा हो। आपको इस लूप में करंट पता है, वो करंट कितना है? वो है आईडीएसएस। क्योंकि कांस्टेंट करंट एरिया में तो आईडीएसएस ही फ्लो करेगा ना, उससे कम होगा तो फिर कोई और करंट होगा, जो आईडीएसएस डिवाइडेड बाय 2 या 4 हो जाए। तो करंट फ्लो कर रहा है आईडीएसएस, और यहाँ पर आपको वोल्टेज पता है, ये आपने फाइंड करना है। तो केवीएल यूज कर सकते हैं। वीडीडी इक्वल होगा वोल्टेज अक्रॉस आरडी रेजिस्टर प्लस वीडीएस। वीडीएस की क्या वैल्यू आई है? 4, क्योंकि मिनिमम की बात हुई है। अगर मैक्सिमम की बात होती तो आपको यहाँ पर जाना पड़ता और फिर उसके लिहाज से कैलकुलेशन। अब मिनिमम की बात हुई तो कट ऑफ से आपको पिंच ऑफ वोल्टेज मिला जो कि 4 है, और 4 असल में वीडीएस की वैल्यू है जो कि आपको यहाँ पे मिल गई। वीआरडी कैसे कैलकुलेट करेंगे? आईडी आरडी, और आईडी की वैल्यू क्या होगी? एग्जैक्टली आईडीएसएस की इक्वल, क्योंकि आप कांस्टेंट करंट एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आईडीएसएस आरडी। तो आईडीएसएस मीन्स 12 मिली एम्पेयर को 560 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वोल्टेज की वैल्यू आ रही होगी उसको प्लस करेंगे 4 में, तो आपको आंसर मिल जाएगा वीडीडी का, ठीक है। यही नेक्स्ट में सॉल्व हुआ होगा, देख लें। वीडीएस इक्वल आया वीपी जो कि आया 4 वोल्ट्स, आईडी इक्वल आईडीएसएस जो कि है 12 मिली एम्पेयर, वीआरडी कैलकुलेट हुआ है आईडी आरडी जिसकी जगह में आईडीएसएस की वैल्यू आई और उसकी वो 6, तो 4 की वजह से आंसर आया। क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चले ठीक है, थैंक यू। फिर आज के लिए इंशाल्लाह यही काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। थैंक यू।